हेलो फ्रेंड्स, एमएनसी स्टार क्लब में आपका स्वागत है। और आज की हमारी टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ टैक्सेशन लॉ एंड अकाउंट से, जो कि असेसमेंट ईयर 2020 टू 2021 एंड 2021 टू 2022 के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा और छात्रों को काफ़ी मदद भी पहुंचाएगा। यहाँ पर हमने एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला तैयार की है, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इस संदर्भ में हमने पहला प्रश्न जो लिया है आपके लिए वह है, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, यानी आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, ट्रू या फॉल्स। जी हाँ, आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, यानी इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, ट्रू। यह करदाता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रदान किया जाने वाला कर है। इस संदर्भ में हमारा दूसरा प्रश्न है, इनकम टैक्स एक्ट कैम इन फोर्स सिंस 1 अप्रैल 1962, यानी आयकर अधिनियम जो है वह लागू हुआ, फोर्स में आया 1 अप्रैल 1962 से। जी हाँ, यह बिल्कुल ट्रू है, यह 1 अप्रैल 1962 से ही फोर्स में आया। इस संदर्भ में हमारा अगला प्रश्न है, द ईयर इन विच द इनकम इज अर्न इज कॉल्ड द असेसमेंट ईयर, यानी जिस साल इनकम अर्न करते हैं हम उसे असेसमेंट ईयर कहते हैं। नहीं, फॉल्स है यह, उसे हम लोग गत वर्ष यानी प्रीवियस ईयर कहते हैं। फॉल्स है यह। इनकम फ्रॉम द रॉयल्टी ऑफ माइंस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर इनकम, यानी रॉयल्टी माइंस से जो रॉयल्टी मिलता है वह एग्रीकल्चर इनकम के अंतर्गत आता है। नहीं, वह एग्रीकल्चर इनकम के अंतर्गत नहीं आता है, यह बिल्कुल फॉल्स है। यानी इनकम फ्रॉम द रॉयल्टी ऑफ माइंस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर इनकम, फॉल्स है। अगला प्रश्न है हमारा, एग्रीकल्चर इनकम इज टैक्स फ्री, यानी कृषि से आय कर मुक्त होता है, ट्रू है। जी हाँ, यह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा, ए पर्सन कैन बी रेसिडेंट इन मोर देन वन कंट्री, यानी एक व्यक्ति एक से अधिक देश का नागरिक हो सकता है। जी हाँ, ट्रू है, यह हो सकता है। इस श्रृंखला में हमारा अगला प्रश्न है, देयर इज नो रिलेशन ऑफ द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल टू हिज सिटीजनशिप, यानी एक व्यक्ति का जो नागरिकता होता है और उसका जो निवासी स्थिति होता है, इन दोनों में कोई संबंध है या नहीं। तो दोनों में कोई संबंध नहीं होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। यह बिल्कुल ट्रू है। उनके मतलब कि रेसिडेंशियल स्टेटस यानी निवासी स्थिति और उनके नागरिकता में कोई संबंध नहीं होता है। इस संबंध में हमारा अगला प्रश्न है, द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी में चेंज इन एवरी प्रीवियस ईयर, यानी किसी करदाता का जो निवासीय स्थिति है वह गत वर्ष में बदल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ट्रू, वह गत वर्ष में बदल सकता है। जरूरी नहीं है कि वह यदि किसी वर्ष साधारण निवासी है तो उस अगले वर्ष भी साधारण निवासी हो, या कोई ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब है कि किसी भी करदाता का निवासीय स्थिति जो है गत वर्ष में बदल सकता है। ए कंपनी में बी नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन अ ईयर, जी हाँ, एक कंपनी असाधारण निवासी नहीं हो सकती है किसी भी ईयर में, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक कंपनी दो तरह की निवासी होती है, या तो वह साधारण निवासी होती है या तो वह अनिवासी होती है। असाधारण निवासी एक कंपनी नहीं हो सकती, फॉल्स है यह। द एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस ऑलवेज रिमेन द सेम, यानी एक घर का वार्षिक मूल्य जो है हमेशा एक सा रहता है, फॉल्स है, वह बदल सकता है। चैरिटी रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स इज नॉट बिजनेस इनकम, ट्रू है यह। यदि किसी कस्टमर से कोई चैरिटी मिलता है तो वह बिजनेस का इनकम नहीं माना जाएगा, यानी व्यापारिक आय की गिनती में नहीं आता है, ट्रू। इनकम टैक्स पेड बाय अ कंपनी इज डिडक्टेबल एक्सपेंसेस, यानी यदि कोई कंपनी इनकम टैक्स पे करे तो वह डिडक्टेबल एक्सपेंसेस यानी घटने वाला खर्च होगा, फॉल्स है, वो डिडक्टेबल एक्सपेंसेस नहीं हो सकता है। कंट्रीब्यूशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी इज डिडक्टेबल एक्सपेंसेस, यानी किसी राजनीतिक पार्टी को कोई कंट्रीब्यूट करते हैं
तो वह डिडक्टेबल एक्सपेंसेस है? तो नहीं है भाई, वो डिडक्टेबल एक्सपेंसेस नहीं है, वह हमारे व्यापारिक खर्च के अंतर्गत नहीं आता है, फॉल्स है। एक्सपेंसेस ऑफ परचेजिंग लॉटरी टिकट्स आर डिडक्टेड आउट ऑफ लॉटरी इनकम। यह क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों की श्रृंखला में आता है कि यदि लॉटरी टिकट खरीदने में कोई खर्च होता है तो क्या हम उसे लॉटरी की इनकम से काट सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। लॉटरी के इनकम से लॉटरी के टिकट का खर्च नहीं काटा जा सकता है, न ही उसकी हानि को पूरा किया जा सकता है। चलिए, यह बिल्कुल फॉल्स है। अगला प्रश्न हमारा, डिविडेंड रिसिव्ड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी इज टैक्सेबल। फॉल्स है, किसी भारतीय कंपनी से प्राप्त लाभांश कर योग्य नहीं होता है। हाँ, इसी जगह यदि किसी फॉरेन कंपनी से लाभांश मिला रहता तो वह टैक्सेबल हो जाता है। यानी यदि क्वेश्चन में ऐसा रहता कि डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी इज टैक्सेबल, दैट केस में यह ट्रू हो जाता है। लेकिन अभी चूंकि इंडियन कंपनी है इसलिए यह फॉल्स है। सैलरी ऑफ अ एमपी विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी एमपी को जो सैलरी मिलता है वह क्या अदर सोर्स के हेड में टैक्सेबल होता है? जी हाँ, यह ट्रू है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि यदि एमपी को कोई दैनिक भत्ता मिलता है तो वह कर मुक्त होता है। अगला प्रश्न हमारा, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस इज एग्जेम्प्टेड अप टू 3500। यानी डाकघर बचत खाता से प्राप्त ब्याज जो है वह 3500 रुपये तक कर मुक्त होता है। जी हाँ, ट्रू है यह। लेकिन यह ध्यान रखना है कि यदि कोई संयुक्त खाता हो, ज्वाइंट अकाउंट हो, तो वैसी स्थिति में यह कर मुक्त की राशि 3500 से बढ़कर 7000 हो जाती है। यानी ज्वाइंट अकाउंट रहे तो 7000 तक कर मुक्त होता है, और यदि ज्वाइंट अकाउंट नहीं है तो वैसी स्थिति में 3500 इन 3500। यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा रहे, केवल ऐसा ही क्वेश्चन दिया रहे कि इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस इज एग्जेम्प्टेड अप टू 3500, दैट केस में हम लोग ट्रू लिखेंगे। लॉस फ्रॉम लॉटरी कैन बी सेट ऑफ। यानी कोई लॉटरी में नुकसान होता है तो क्या हम बाद में उसे राइट ऑफ कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं? तो यहाँ पर है कि दिया हुआ क्वेश्चन कि लॉस फ्रॉम लॉटरी कैन नॉट बी सेट ऑफ, तो यह ट्रू है। बाद में कोई भी हानि लॉटरी में जो हानि होती है वो बाद मतलब हम पूरा नहीं कर सकते हैं, यह बिल्कुल ट्रू है। सैलरी एंड पेंशन रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट आर टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी। जी हाँ, यह बिल्कुल ट्रू है। यानी यदि किसी विदेशी सरकार से कोई वेतन या पेंशन प्राप्त होता है तो वह सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगा, ट्रू है यह। ऑल परक्यूजिट्स आर टैक्सेबल। यानी जितने भी परक्यूजिट अनुलाभ होते हैं वह कर योग्य होते हैं, फॉल्स है। कुछ ऐसे भी अनुलाभ हैं जो कर मुक्त भी होते हैं। इस तरीके से हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को जाना। बहुत सारे ऐसे भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि आपके प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन के बेस पर होते हैं। जैसे ग्रेच्युटी में मैक्सिमम कितना अमाउंट एग्जेम्प्टेड होगा, तो वहाँ पे जैसे 20 लाख होता है मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड अमाउंट। तो इस तरीके का भी क्वेश्चंस रहता है कि लीव सैलरी में मैक्सिमम कितना एग्जेम्पशन रहता है। तो इस तरीके के अमाउंट्स को भी आपको ध्यान में रखे रहना है। चूँकि मैंने उसे श्रृंखला में नहीं रखा है इसलिए, क्योंकि वैसे क्वेश्चंस को बच्चे जब बनाते हैं प्रश्न तो वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो खुद ही सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहते हैं कि एजुकेशन अलावेंस कितना एग्जेम्प्टेड है या हॉस्टल अलावेंस कितना एग्जेम्प्टेड है। तो वही हम लोग जानते हैं कि एजुकेशन अलावेंस जो है वह 100 रुपये पर मंथ, यानी 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, यानी मैक्सिमम 2 बच्चे तक एग्जेम्प्टेड होता है। हॉस्टल अलावेंस, हाँ हॉस्टल अलाउंस के बारे में हम लोग जानते हैं कि 300 रुपये पर मंथ पर बच्चा, मैक्सिमम 2 बच्चों तक एग्जेम्प्टेड होता है। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कुछ कुछ रहते हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना देते हैं, तो हमको पता है कि वह एनुअल वैल्यू का 30% देते हैं। आपको सैलरी के हेड में ही पूछ देगा स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है, तो हमें पता है कि 50,000 है असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी रहते हैं, उसे हमें ध्यान रखना है बनाते समय। ठीक है, और आज हमने कोशिश की है कि अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला आपको दी जाए ताकि आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी मदद मिल सके।
इस संदर्भ में हमने अगला प्रश्न भी रखा है, द डिडक्शन अलाउेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली पेंशन टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज 1/3 ऑफ द पेंशन और ₹15,000 विच एवर इज लेस। यानी फैमिली पेंशन जो है उसमें कितना डिडक्शन मिलता है अदर सोर्स के हेड में। तो फैमिली पेंशन जो फैमिली पेंशन हमें प्राप्त हुआ है उसका 1/3 और 15,000 जो दोनों में कम हो उतना अमाउंट का हमको डिडक्शन मिलता है, रेस्ट अमाउंट टैक्सेबल होते हैं। यहाँ पर एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि फैमिली पेंशन और पेंशन दोनों से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेंशन टैक्सेबल होता है अदर सोर्स के हेड में, तो वो वैसा क्वेश्चन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि पेंशन केवल बात होगी तो वह सैलरी के हेड में टैक्सेबल होता है, लेकिन फैमिली पेंशन की जब बात होगी तो वो अदर सोर्स में होता है। इसलिए वहाँ पर प्रश्न को बनाते समय ध्यान रखें कि पेंशन कहाँ टैक्सेबल होता है तो वह सैलरी में, और फैमिली पेंशन कहाँ टैक्सेबल होता है तो वह अदर सोर्स में। इस बात पर ध्यान रखेंगे। इस श्रृंखला में अगला प्रश्न हमारा आ जाता है, द मैक्सिमम अमाउंट फॉर डिडक्शन एज इंटरटेनमेंट अलाउंस टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज 5,000। यानी मनोरंजन भत्ते की जो राशि होती है उसका डिडक्शन यानी छूट जो प्राप्त होता है वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मैक्सिमम अधिकतम कहाँ तक मिलता है तो वह 5,000 तक। यहाँ ध्यान यह रखने वाली बात है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई डिडक्शन नहीं मिलता एंटरटेनमेंट अलाउंस का, इसलिए वहाँ प्रश्न को पढ़ते समय ध्यान रखें कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में पूछा जा रहा है या नॉन गवर्नमेंट के बारे में। अगला प्रश्न हमारा आता है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट इज एग्जेम्प्टेड अप टू 9.5%। जी हाँ, यह बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से में जमा राशि पर जो ब्याज प्राप्त होता है हमें वह 9.5% तक कर मुक्त होता है। उसके बाद की दर का जो भी ब्याज होगा वह टैक्सेबल हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर दें, और इसे आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।